हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हमारी हिस्ट्री का ये इतिहास जो पार्ट है, इसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मुगल जो बादशाहों में जो औरंगजेब जो था, आखिरी जो शक्तिशाली एक बादशाह था। इनकी मृत्यु के बाद में भी क्या हुआ था कि जो पूर्व से ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने भारत में जब प्रवेश किया था, मतलब इजाज़तनामा लिया था किससे, महारानी जो एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, इस 1600 ईस्वी में। उसके बाद में कितने ज़्यादा बदलाव आए हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, इस सब के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल में व्यापार की शुरुआत की थी, उसके आगे व्यापार से युद्धों तक कैसे पहुँचे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने 1651 से हुगली नदी के किनारे एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, वहाँ से स्टार्टिंग की थी। इसके बाद में धीरे धीरे ये व्यापार से युद्धों तक स्थिति कैसे बन गई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देन स्टार्ट द चैप्टर। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, जैसे कंपनी क्या कर रही थी, धीरे 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 अपने पांव पसारती जा रही थी सब जगह। ठीक है, तो वो नवाब जो थे उस समय वहाँ के, सबसे पहले जैसे बंगाल पे इन्होंने अपना अधिकार लगाना शुरू किया था, आसपास ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी थी। तो कंपनी और जो बंगाल के जो नवाब थे उनमें काफ़ी मतभेद हो गए थे। तो कंपनी क्या कर रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या था, बंगाल के जो नवाब थे अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब बन गए थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दी, क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी, वो अपना पूरा अधिकार जमाना चाहती थी पूरे क्षेत्र पे। तो वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, कंपनी रियायतें मांग रही थी कि हमें ये कर नहीं देना पड़े, वो नहीं देना पड़े। तो कर नहीं होने से क्या हो रहा था कि उनके पास किसी तरह के, जो नवाब के पास है, कोई किसी तरह का खजाना, कुछ पैसा इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, कुछ भी। ठीक है, उनको बड़ा घाटा हो रहा था एक तरह से। तो ये सभी शक्तिशाली शासक थे, कंपनी को रियायतें देने से ये मना कर रहे थे। ये व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे इन्होंने। किसने, नवाबों ने। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। ठीक है, कौन थे ये नवाब जो थे, ये कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे कि जैसे वो कर नहीं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसको, राजस्व वसूली नहीं हो रही, तो नुकसान हो रहा था नवाबों को। इसलिए क्या कर रहे थे, कंपनी पे ये आरोप लगा रहे थे। नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने के प्रयास किए। कंपनी का क्या कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी ये कह रही थी कि उसके खुद के जो स्थानीय, वो वहाँ पे जो अधिकारी हैं, उनकी फालतू की जो बेतुकी जो मांगे हैं, उनसे कंपनी का व्यापार खत्म हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी भी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव फिर दिनों दिनों दिन बढ़ते गए, गंभीर होते गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। सबसे प्रसिद्ध 1756 में कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए इसमें कठपुतली जो है शब्द, इसका अर्थ भी दिया हुआ है कि एक ऐसा खिलौना होता है जिससे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर लोग कठपुतली कह देते हैं। तो एक तरह से जो नवाब भी थे वो इनके हाथों की कठपुतली ही बन चुके थे। अब प्लासी का जो युद्ध है, इसके बारे में। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली ये जो शब्द है, इसी का अर्थ अभी समझाया था।
कंपनी जो थी एक ऐसा कठपुतली जैसा नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी ना करे। मतलब कंपनी क्या चाहती थी, एक तरह से कठपुतली के जैसा, जैसे कठपुतली नहीं होती उसे अपने धागों से नचाते हैं, एज इट इज़ इसी की तरह ही उन्हें एक ऐसा नवाब चाहिए था कि जो उनके इशारों पे नाचे, मतलब उनको हर तरह की सुविधाएं दे दे, रियायतें दे दे, टैक्स वसूली ना करे। तो कंपनी ने प्रयास की कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसमें जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और अपना जो भी राजस्व है वो चुकाए, मतलब अपना जो टैक्स होता है वो चुका दे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। भाई दोनों नहीं माने तो फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पे ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजी जो थे जहाज़ों को अंग्रेज़ों के उनके घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पे मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस मतलब जब कलकत्ता उस समय एक मेन जगह थी उनके लिए, ठीक है, लेकिन जब वो धीरे धीरे हाथ से निकलने लगा तब अफसरों ने क्या किया, कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्हें बुलाया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उसके सेनापतियों में से एक सेनापति, उसकी हार का कारण क्या था कि उनकी जो सेना में सेनापति थे मीर जाफर की कारगुजारी है, ये इनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण था। मतलब गद्दार थे कौन, मीर जाफर। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। मतलब एंड टाइम पे क्या किया था, मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गए और उन्होंने उनकी टुकड़ी ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जिस वजह से क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि तू हमारा साथ दे दे, हम सिराजुद्दौला को हटा के तुम्हें नवाब बना देंगे। तो जाहिर सी बात है उसे तो नवाब बनना था तो साथ देना ही था। तो उसने मतलब जो टुकड़ी उसको सेनापति बनाया गया था जिस युद्ध में जिस टुकड़ी के लिए, वो उस टुकड़ी को उसने उस सेना को शामिल नहीं किया और सिराजुद्दौला क्या थे, हार गए। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की ये पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद जो हुई थी, जब जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। ठीक है, इसका आपको जो प्लासी जो नाम है ये किस तरह से पड़ा ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एक बार। प्लासी जो नाम है ये कैसे दिया गया, ये असल में एक प्लासी जो था एक अंग्रेज़ों ने ये बिगाड़ा हुआ नाम है, ये पलाशी था। ठीक है, क्या था, पलाशी था, जिसे प्लासी नाम बना दिया गया। इस जगह क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे युद्ध हुआ था उस जगह पलाशी के फूल बहुत ज़्यादा थे। इन फूलों के कारण उस जगह को पलाशी नाम दिया गया। और पलाशी के खूबसूरत लाल लाल फूल है जो इनसे गुलाल बनाया जाता है जो होली पे इस्तेमाल होता है। तो पलाशी का अंग्रेज़ों ने नाम बिगाड़ के प्लासी कर दिया। ठीक है, तो इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और जाफर जो थे मीर जाफर उन्हें नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनका मूल उद्देश्य तो क्या था, व्यापार को फैलाना था। कंपनी क्या करना चाहती थी, शासन लेना नहीं था उनका काम, उन्हें तो अपना व्यापार फैलाना था, अपना फायदा करना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लग गया कि ये रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते थे। अब वो नवाब तो उन्होंने अपनी मर्जी का बना दिया था मीर जाफर को, लेकिन नवाब भी हमेशा अपनी कंपनी के इशारों पे नहीं चल सकता था। आखिरकार उसे भी अपनी प्रजा को जवाब देना होता था। प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना ही पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती, और जब मीर जाफर ने इसका विरोध किया कंपनी का, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। कंपनी को तो अपना मतलब निकालना था, तो मीर जाफर ने नहीं माना तो उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो फिर बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। कब लड़ी गई, 1764 में। उसको भी हरा दिया गया, किसको, मीर कासिम को। उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया फिर से।
अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों में निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया था कि अब हमें खुद ही शासक या नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने फिर उसके बाद मीर जाफर की भी जब मृत्यु हो गई तो क्या उन्होंने क्या ऐलान किया था, क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, कि हमें तो खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। जो मुगल सम्राट थे 1765 में, उन्होंने मतलब क्या किया, बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। किसको? कंपनी को ही। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पे नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की पुरानी समस्या भी हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत में से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद क्या हो गया था, ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। इसके साथ क्या हुआ कि बंगाल की जो दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें तो खुद ही नवाब बना दिया गया था वहाँ का। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई में कंपनी भारत में सूती, रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आज व्यापार से युद्धों तक ये टॉपिक पढ़ लिया है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम कि कंपनी में के जो अफसर थे वो नवाब किस तरह बने, फिर कंपनी ने किस तरह से अपना जो शासन है वो फैलाया, टीपू सुल्तान के बारे में आगे वाली जो हमारे उसके पार्ट होंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे। तो अभी तो आज तो हम इतना ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।